नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते 2.5 वर्षों के बाद एक बार फिर से पंजाब के किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी प्रमुख रूप से 12 मांगे हैं और इन 12 मांगों में से भी सबसे बड़ी मांग है एमएसपी को लेकर। किसान चाहते हैं कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करके फसलों का एमएसपी बढ़ाए और इस पर देश की संसद में एक राष्ट्रीय कानून बनाकर उन्हें एमएसपी की गारंटी दे। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की यह मांग व्यावहारिक है और क्या एमएसपी के अलावा कोई और भी रास्ता है जिससे हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की क्या कीमत है और इसकी तुलना में हमारे देश के किसानों को कितना ज्यादा एमएसपी मिलता है। अब हम किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है। और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब केंद्र सरकार वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून रद्द कर चुकी है, तो फिर ये सारे किसान दोबारा से दिल्ली में आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। पहली मांग है सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। एमएसपी जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, और एमएसपी का कॉन्सेप्ट एमआरपी के कॉन्सेप्ट जैसा ही होता है। जब आप सामान खरीदते हैं तो आपके सामान के पैकेट पर एक एमआरपी लिखा होता है और इसमें एमआरपी और एमएसपी लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसानों को यह गारंटी मिलेगी कि अगर बाजार में किसी भी वजह से उनकी फसलों की कीमतों में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी फसलों की खरीद एक न्यूनतम कीमत पर की जाएगी, जिसे एमएसपी कहते हैं। अभी हमारे देश में सिर्फ 22 फसलों की खरीद ही एमएसपी के तहत होती है, इसलिए किसान चाहते हैं कि अब उन्हें एमएसपी की यह गारंटी सभी फसलों पर मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर एक राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। यह डिमांड नंबर 1 है, सबसे बड़ी मांग तो यही है। हालांकि यह बात थोड़ी सी अजीब भी है कि पंजाब के जो किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को देश में एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ अभी मिलता है। वर्ष 2020 में रबी की जिन फसलों को सरकार ने एमएसपी पर खरीदा, उससे 43,33,000 किसानों को लाभ मिला था और इनमें से सबसे ज्यादा 10.5 लाख किसान पंजाब से थे और 7,80,000 किसान हरियाणा से थे। यानी देश में एमएसपी का लाभ जिन किसानों को मिला, उनमें से 42% किसान अकेले पंजाब और हरियाणा से थे। लेकिन आज पंजाब के ही किसान एमएसपी को लेकर यह आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना व्यवहारिक नहीं है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है, क्योंकि अगर किसी फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन सरकार ने उसका एमएसपी तय किया है, तो उस खराब क्वालिटी की फसल को भी एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। और अगर सरकार ने ऐसा कर भी लिया, तब भी बाजार में लोग इस खराब गुणवत्ता की फसल को कभी खरीदेंगे नहीं। और इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट मानते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा देश के लिए। एमएसपी मुख्य रूप से धान और अनाज की फसलों पर लागू होता है और सरकार जब फसलों की एमएसपी तय करती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। लेकिन अभी समस्या यह है कि हमारे देश में सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता और इसीलिए एमएसपी के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स व्यवहारिक नहीं मानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पहली गारंटी का ऐलान किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश के 15 करोड़ किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू जरूर करेगी। तो यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों की इस मांग को मान लेगी और एमएसपी का कानून लागू कर देगी। ये बहुत बड़ा वादा है देश के किसानों के लिए राहुल गांधी का और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर आज ये ऐलान कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी। यह आज या कल की रिपोर्ट नहीं है, 2006 में आई थी और तब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी।
राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद वर्ष 2014 तक, यानी लगभग 8 साल तक यूपीए की सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। उनके पास 8 साल का वक्त था। लेकिन अब वही राहुल गांधी ये गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में अगर आई तो सबसे पहले एमएसपी की गारंटी को ही देश में लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। इस आंदोलन की दूसरी बड़ी मांग पूर्ण कर्जा माफी की है, जिसमें किसान चाहते हैं कि सरकार देश भर के किसानों का सारा के सारा कर्ज माफ कर दे। नेशनल सैंपल सर्वे का वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रत्येक किसान पर औसतन 74,100 रुपए का कर्ज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में किसानों पर सबसे कम कर्ज है उनमें पंजाब और हरियाणा दोनों आते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्ण कर्ज माफी की मांग अभी पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 93%, तेलंगाना में 91%, ओडिशा में 61%, राजस्थान में 60%, पंजाब में 54.4% और हरियाणा के 47.5% किसान परिवार आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं। किसानों की तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। वो चाहते हैं कि देश में बिना उनकी लिखित सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण गैर कानूनी हो, और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो फिर उन्हें सरकारी दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले। चौथी मांग है अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले अपराधियों को कठोर सजा दी जाए। पांचवी मांग है भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से अलग हो जाए और WTO के साथ होने वाले सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रद्द कर दिए जाएं। छठी मांग है किसानों और मजदूरों के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत करे, जिसके तहत सभी किसानों को 60 साल से ऊपर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, यानी हर किसान को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिले। सातवीं मांग है 2020 और 21 के किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए और मृतक किसानों के परिवारों से एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिले। आठवीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए, जिसके तहत किसान बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठा रहे हैं। नौवीं मांग मनरेगा योजना के तहत हर साल मजदूरों को 100 की बजाय 200 दिन रोजगार की गारंटी हो और दैनिक मजदूरी को भी, यानी रोज की जो मजदूरी है उसे बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। 10वीं मांग नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो और 11वीं मांग मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और 12वीं मांग है जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों और आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हो। ये 12 मांगें इस समय किसान कर रहे हैं। हमारे देश में स्वामीनाथन आयोग की जिस सिफारिश पर इतना विवाद हो रहा है, वो सिफारिश इस एमएसपी के बारे में क्या कहती है? ये सारे लोग आज स्वामीनाथन आयोग की बात क्यों कर रहे हैं और स्वामीनाथन आयोग ने असल में ऐसा क्या कह दिया था जिसे लेकर किसान भी इतने इमोशनल हैं और सरकारें भी अलग अलग तरह की बातें कर रही हैं? तो अब आप वो भी समझ लीजिए। वर्ष 2006 में जब डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने एक आयोग ने यूपीए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश इस एमएसपी को लेकर ही की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सरकार किस फॉर्मूले के तहत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है। उसका फॉर्मूला बताया गया। इस आयोग ने सरकार को कुल मिलाकर 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया था, जिनमें से एक फॉर्मूले को कहते हैं A2, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट। दूसरे फॉर्मूले को
A2+FL कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर। और तीसरे फॉर्मूले को कहते हैं C2, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो A2 फॉर्मूला का मतलब यह है कि सरकार को फसलों की लागत के आधार पर उसका MSP तय करना चाहिए। तो मतलब जितनी भी लागत, जितना भी पैसा किसान ने खर्च किया है उस फसल को उगाने में, उसके आधार पर MSP तय होना चाहिए। पहला फॉर्मूला यह है, लागत किसान की जो है वो निकलनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है A2+FL। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार फसल की लागत के साथ साथ उस फसल को उगाने के लिए किसानों ने जो मजदूरी की है उस मजदूरी के हिसाब से फसल का MSP तय करना चाहिए। A2+FL। तो यानी जो किसान मजदूरी कर रहा है, जो उसका लेबर है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी, इसलिए किसान को उसका लेबर की जो कॉस्ट है, मजदूरी की जो कीमत है वो मिलनी चाहिए, और जो उसने अपने जेब से पैसा लगाया है लागत, वो मिलनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसमें आयोग यह कहता है कि फसलों के MSP में किसान की लागत और उसकी मजदूरी के साथ साथ उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए जिस जमीन पर वो फसल उगाई गई है, यानी जमीन का जो किराया है वो भी शामिल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जिस जमीन पर फसल उगाने की बजाय कोई दूसरा काम कर लेने से किसानों को लाभ होता, उस लाभ को भी MSP में शामिल किया जाए। और यही वजह है कि हमारे देश के किसान इस तीसरे फॉर्मूले के तहत फसलों का MSP तय करने की मांग कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला मतलब कि उनकी जो लागत है वो भी मिले, उन्होंने जो मजदूरी की है, लेबर किया है, उसका पैसा भी मिले, और जिस जमीन पर वो ये फसलें पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तरीके से आप कह लीजिए उस जमीन का किराया भी उन्हें मिलना चाहिए। ये तीनों चीजें उन्हें चाहिए। और आज भी आंदोलनकारी किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनकी लागत, उनकी मजदूरी और फिर उनकी जमीन का भाड़ा। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को MSP की गारंटी देने में आखिर सरकार को क्या परेशानी है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का MSP तय करती है, वो MSP किसानों द्वारा मांगे जाने वाले MSP से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का MSP 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का MSP मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का यह MSP बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने MSP पर किसानों की मांग मान ली तो इससे सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जो हमारे रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। हमारा रक्षा बजट है 6,21,000 करोड़ रुपए का, और अगर सरकार यह MSP देती है तो इसका खर्च आएगा 10,00,000 करोड़ रुपए का। यह देख लीजिए, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, और रक्षा बजट है हमारा 6,21,000 करोड़ का। अब इस सवाल पर आते हैं कि भारत में MSP की व्यवस्था कब और क्यों शुरू हुई थी, और इस पर आज तक किसी सरकार में कोई कानून क्यों नहीं बना। कोई सरकार चाहे किसी की भी आई हो, कांग्रेस की आई हो, बीजेपी की आई हो, थर्ड फ्रंट की आई हो, किसी ने भी कानून नहीं बनाया। और ये सारी सरकारें ये कहकर आती थी सत्ता में कि हम गरीबों की सरकार हैं और हम किसानों की सरकार हैं। आप सबको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर वर्ष 1964 और 65 में भारत में सूखा और अकाल ना पड़ा होता, और फिर वर्ष 1965 में भारत की पाकिस्तान से जंग ना हुई होती, यानी पाकिस्तान से हमारा युद्ध ना हुआ होता, तो शायद MSP की व्यवस्था हमारे देश में आती ही नहीं। यह वो दौर था जब भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपनी जरूरत का अनाज और धान ठीक से उगा नहीं पाता था, और हम इसके लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहते थे, क्योंकि सारा अनाज हम अमेरिका से खरीदते थे।
अमेरिका यह बात जानता था कि अगर उसने भारत को अनाज का यह निर्यात रोक दिया तो भारत में बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, और इसी वजह से अमेरिका भारत को काफी नखरे दिखाता था। और हमारा देश भी अपनी जरूरत को देखते हुए अमेरिका के इन नखरों को चुपचाप सहता रहता था, क्योंकि हमें अमेरिका से अनाज चाहिए था, क्योंकि हम अपना अनाज उगा नहीं सकते थे इतनी मात्रा में। लेकिन वर्ष 1964 और 65 में जब भारत में अकाल पड़ा और इसी दौरान पाकिस्तान से युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, क्योंकि तब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था पीछे से। तब भारत ने खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का फैसला ले लिया, और इसी मकसद से तब भारत में हरित क्रांति आई। इस हरित क्रांति के जनक मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने यह फैसला लिया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि सिंचाई के लिहाज से बहुत अच्छी है, इसलिए हरित क्रांति इन्हीं राज्यों से भारत में आएगी। हालांकि इस दौरान सरकार के सामने यह चुनौती भी थी कि वो इन राज्यों के किसानों को अनाज उगाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। और आपको याद होगा उस जमाने में एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय भारत को दो ही लोगों की जरूरत थी, एक जवानों की जो सीमाओं की रक्षा कर सकें, और दूसरा किसानों की जो इस देश का पेट भर सकें, हमारे अन्नदाता की। इसलिए यह नारा भी तब लगाया गया, जय जवान जय किसान। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने एमएसपी का समाधान निकाला और किसानों से यह कहा कि अगर वो अपनी जमीन पर चावल और अनाज की फसल उगाते हैं तो सरकार उन्हें यह गारंटी देगी कि उन्हें उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी मिलेगा। और यहीं से भारत में एमएसपी की व्यवस्था लागू हुई। तो इसे इंदिरा गांधी ने लागू किया था, क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी, समय की मांग थी। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने का मकसद भारत को खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, और बाद में यही हुआ। वर्ष 1980 आते आते भारत एक ऐसा देश बन गया जहां धान और अनाज का इतना उत्पादन होने लगा कि हम अनाज का आयात करने वाले देश से अनाज का निर्यात करने वाले देश बन गए। मतलब हमने अपनी जरूरत तो पूरी कर ही ली, अब हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज था। और आज भी हम अनाज के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में हैं जो कि अनाज का प्रोडक्शन करता है। और क्योंकि भारत ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी, इसलिए देश में एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने की मांग होने लगी। और कहा जाने लगा कि जब भारत खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है, तो फिर एमएसपी की व्यवस्था बंद क्यों नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि इस समय तक हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान एमएसपी वाली फसलों की खेती ही करने लगे थे, इसलिए एमएसपी इन राज्यों में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस पर राजनीति होने लगी, इस पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया, और इसमें अलग अलग सरकारों ने और पार्टियों ने इन राज्यों के किसानों का वोट हासिल करने के लिए नई नई फसलों को एमएसपी की सूची में शामिल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती थी, सिर्फ गेहूं का। बाद में धान इसमें शामिल हुआ, दालें शामिल हो गईं, और दूसरी फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती चली गईं। और यह सब वोटों की राजनीति के लिए उस समय हो रहा था। यहां एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, सिर्फ 6%। और इनमें भी जिन किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े खेत हैं, वो किसान एमएसपी से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। और ये बड़े किसान भी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्य से ही आते हैं। इस समय पूरे देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों की आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हीं राज्यों के किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ भी मिलता है। वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा में 80% से ज्यादा धान और लगभग 70% अनाज की खरीद एमएसपी पर हुई थी, जबकि पूरे देश में 40% से भी कम धान की खरीद एमएसपी पर हुई। यानी पूरे देश में 40% की धान की जो खरीद है वो हो रही है एमएसपी पर, लेकिन हरियाणा और पंजाब में 80% हो रही है। और इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी धान की फसल उगाई जाती है, लेकिन इन राज्यों की कुल मिलाकर सिर्फ 44% धान की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो ये आंकड़े पूरे देश के किसानों के हैं, जिसमें आप पूरे देश के किसानों की तस्वीर एक अलग है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों की तस्वीर अलग है, और पंजाब और हरियाणा के किसानों की तस्वीर अलग है।
और इससे आप यह समझ सकते हैं कि जिस पंजाब और हरियाणा से वर्ष 1966 में एमएसपी की शुरुआत हुई, वहां आज भी किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। और इसीलिए प्रमुख रूप से फिलहाल इन्हीं राज्यों के किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि यहां अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आएगा कि जब 22 फसलों के लिए एमएसपी की व्यवस्था पहले से ही चल रही है और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी पंजाब और हरियाणा के इन्हीं किसानों को हो रहा है, तो फिर इन राज्यों के किसान इस एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर क्यों अड़े हैं? तो इसका जवाब यह है कि जब सरकार किसी फसल का एमएसपी तय करती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस एमएसपी पर सरकार ही किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए बाध्य है। सरकार बाध्य नहीं है। सरकार तो सिर्फ यह कहती है कि उक्त फसल का एमएसपी इतना होना चाहिए या एमएसपी इतनी कीमत से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इतना पैसा तो किसान को मिलना ही चाहिए बाजार में। और जब यह एमएसपी सरकार द्वारा तय हो जाता है तो किसान अपने राज्य की एपीएमसी मंडियों में अपनी फसल को इस एमएसपी पर बेचने के लिए ले जाते हैं। और अगर फिर भी मंडियों में किसानों को उनकी फसल पर यह एमएसपी नहीं मिलता, यह दाम नहीं मिलता, तो वो फिर सरकार के पास जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि वो एमएसपी पर उनसे उनकी फसलों को खरीदे। और यहां सरकार का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, यानी सरकार एफसीआई के जरिए इन फसलों को खरीदती है। एफसीआई किसानों से उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदकर इन फसलों को अपने गोदामों में रखता है और बाद में यही अनाज और धान देश में जो है वो बांटा जाता है, इसका वितरण होता है। जैसे आजकल आप जानते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में और सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है। आपने भी देखा होगा 80 करोड़ लोगों को अनाज हमारे देश में मिलता है। वो अनाज कहां से आता है? वो अनाज आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और एफसीआई के पास अनाज कहां से आता है? वो अनाज आता है इन किसानों से, क्योंकि एफसीआई इन किसानों से, इन मंडियों से एमएसपी पर इस अनाज को खरीदता है और उसके बाद इस अनाज को सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत देश में लोगों को वितरित किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है। आसान भाषा में कहें तो पहले किसान मंडियों में एमएसपी पर फसल बेचने जाते हैं। जब मंडियों में उन्हें उनकी फसल का एमएसपी नहीं मिलता तो वो एफसीआई के पास जाते हैं। और क्योंकि सरकारों को देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन वितरण करना होता है, अनाज देना होता है, इसलिए सरकार एमएसपी पर किसानों से उनकी यह फसल खरीद लेती है। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि किसान इस खरीद में घोटाले का भी आरोप लगाते हैं। और घोटाला कैसे होता है? देखिए, किसानों का आरोप है कि कई बार एफसीआई के अधिकारी तुरंत उनकी फसल को नहीं खरीदते और इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से फिर किसानों को मंडियों में जाना पड़ता है। और मंडियों में जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों से कहते हैं कि अगर उन्हें इन सारे झंझटों से बचना है, ये जो लंबा प्रोसेस है, इससे बचना है, तो वो एमएसपी से थोड़े कम दाम में ये फसल बिचौलियों को बेच दें। और क्योंकि किसान एफसीआई केंद्रों पर धक्के खाने से बचना चाहते हैं, इस सरकारी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, इसलिए वो बिचौलियों के साथ एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल को बेचने का सौदा कर लेते हैं या कह लीजिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आरोप है कि बाद में इन्हीं बिचौलियों से उसी एमएसपी पर यही फसल एफसीआई के गोदामों में खरीद ली जाती है या यही फसल एमएसपी पर बाद में एफसीआई के गोदामों में पहुंच जाती है। लेकिन किसान तब तक इसे सस्ते में बेच चुका होता है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल एमएसपी पर कोई कानून नहीं है, इसलिए एमएसपी होते हुए भी सरकार और मंडियां एमएसपी पर किसानों से उनकी फसलें खरीदने के लिए बाध्य नहीं होती। और इसीलिए अब किसान इस पर एक राष्ट्रीय कानून की मांग कर रहे हैं ताकि सरकार बाध्य हो जाए कि उसे किसानों से इस दाम पर उसकी फसल खरीदनी ही पड़ेगी। ये चाहते हैं किसान। अभी भी जल रही है जैसे इस वक्त जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। किसान बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद है और उनको तितर बितर करने के लिए अब बाकायदा कई बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
अब एमएसपी पर हो रही इस राजनीति को आप कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं और समझाते हैं आपको। वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में यूपीए की सरकार ने देश के किसानों से उनकी लगभग 55 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी थी, जिसके लिए सरकार ने किसानों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब इसकी तुलना में देखिए मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में एमएसपी पर फसलों की यही खरीद 37% बढ़ गई, यानी मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले 35% ज्यादा फसलों की खरीदारी की इस एमएसपी पर। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 75 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी है, जिसके लिए देश के किसानों को 18,39,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो दोनों सरकारों के जो 10-10 साल के कार्यकाल रहे हैं, मोदी सरकार का कार्यकाल लगभग 9 साल का रहा है, तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किसानों को, और एनडीए की सरकार में यानी मोदी सरकार में ये 5.5 लाख करोड़ का जो भुगतान है ये बढ़कर हो गया 18.39 लाख करोड़ का। इसी तरह यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन मोदी सरकार में सिर्फ इसी योजना के बजट में 136% की वृद्धि हुई और यह खर्च 6,000 करोड़ से बढ़कर 15,511 करोड़ रुपए पहुंच गया। यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का जो बजट होता था, जिसे हम कृषि बजट कहते हैं, वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जो अब मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, यूपीए सरकार में 27,000 करोड़ और एनडीए सरकार में 1.25 लाख करोड़। यूपीए की सरकार में किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान निधि राशि नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार इस समय देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। लेकिन फिर भी पंजाब के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 20 रुपए 58 पैसे है, जबकि हमारे देश में 1 किलो गेहूं का एमएसपी 22 रुपए 75 पैसे है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ही ज्यादा भारत में गेहूं का एमएसपी तय किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसान इस एमएसपी को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत में गेहूं की जो फसल है उस पर एमएसपी क्या है आप देख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं का जो दाम है इस समय प्रति किलो वो क्या है वो भी आप देख सकते हैं। एमएसपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं माना जाता, और इस व्यवस्था के कारण हमारे किसान कुछ चुनिंदा फसलों की खेती के साथ बंद कर रह जाते हैं। तो एमएसपी की जो पूरी व्यवस्था है इसके बुरे असर क्या है? अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए एक खास तरह की व्यवस्था पर हमारे किसान जो हैं वो हमेशा के लिए निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। सरल भाषा में कहें तो सरकार जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, किसान उन्हीं फसलों को ज्यादा उगाने लगते हैं, और इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उन्हें उस फसल की खरीद पर सरकार की तरफ से एक निश्चित एमएसपी मिलता है। तो किसानों को क्या लगता है कि जिस फसल पर उसे निश्चित रूप से एमएसपी मिल रहा है वो वही फसल उगाना चाहता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी फसल नहीं उगाना चाहते। यानी जो किसान गेहूं और धान उगाते हैं वो कभी भी किसी ऐसी फसल को उगाने के बारे में सोचते तक नहीं जिसमें उन्हें कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसकी बाजार में कहीं ज्यादा डिमांड हो सकती है। और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फसल एमएसपी के दायरे में नहीं आती। यानी ज्यादातर किसान उन्हीं फसलों को उगाना चाहते हैं जिन पर एमएसपी मिलता है। यह समस्या एक जमाने में न्यूजीलैंड में भी थी, जहां डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की सरकार को यह समझ में आया कि इस सब्सिडी की वजह से किसान खुद अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और सब्सिडी के भरोसे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो किसान डेयरी उद्योग में ऐसे उत्पादों का ही व्यापार करना चाहते हैं जिनमें सरकार की सब्सिडी ज्यादा मिलती है। यानी जो किसान की जो चॉइस है पूरी कि वो क्या फसल उगाएगा, क्या काम करेगा, वो जो उसका विकल्प है, चॉइस है, वो सब्सिडी के आसपास घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे देश में वो एमएसपी के आसपास घूमता रहता है। जहां एमएसपी मिलेगा किसान वही फसल उगाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो न्यूजीलैंड में भी यही हुआ। अब देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या किया। इस समस्या को खत्म करने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने सब्सिडी को लेकर कानून बदल दिए।
ऐसे कानून बदले जिनका वहां काफी विरोध हुआ और वहां के किसानों को भी यही लगा कि न्यूजीलैंड की सरकार किसानों का विरोध कर रही है और ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है। वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही और आज उस फैसले का यह नतीजा है कि न्यूजीलैंड को अब दुनिया के बड़े बड़े देश काओ कंट्री कहते हैं, जहां का डेयरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उद्योगों में से एक है। आज न्यूजीलैंड को अपने डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां आपके लिए एक बड़ी जानकारी है कि दुनिया में अभी एक भी देश ऐसा नहीं जिसने एमएसपी पर कोई भी राष्ट्रीय कानून बनाया हो। भारत की तरह कुछ देश ऐसे हैं जहां सरकारें कुछ चुनिंदा फसलों की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती हैं, लेकिन इन देशों में भी इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इन फसलों का एमएसपी तय करते हैं क्योंकि वो इन फसलों का उत्पादन अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं। उन फसलों पर वो एमएसपी देते हैं जिनका उत्पादन वो और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे चीन की सरकार वहां के किसानों के लिए चावल और गेहूं का एमएसपी तय करती है, लेकिन इस एमएसपी का मकसद यह है कि चीन अपने देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है और हमारे देश में भी एक जमाने में हमारे देश ने भी अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही ये एमएसपी की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब इस पर किसान राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो एमएसपी की शुरुआत हमारे देश में भी तभी हुई थी जब हम चाहते थे कि हम कुछ निश्चित जो फसल है उसमें उत्पादन बढ़े। किसानों को इंसेंटिव दिया जाता था, ये किसानों को एक पुरस्कार के तौर पर यह दिया गया था ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाएं। लेकिन अब वो जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर एमएसपी से ही किसानों का भला हो सकता है तो फिर पूरे देश के किसान इसकी मांग क्यों नहीं करते। यानी आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि अगर आज आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से सिर्फ पंजाब के किसान ही एमएसपी पर कानून बनाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं और बाकी के देश के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। दक्षिण भारत पूरा के पूरा नहीं है, बाकी जो और हिस्से हैं भारत के वहां के किसान भी इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो फिर कुछ चुनिंदा जो किसान हैं एक राज्य के वही ये मांग क्यों कर रहे हैं और बाकी के किसान कहां हैं। तो इसका कारण यह है कि एमएसपी की व्यवस्था पंजाब से ही शुरू हुई थी और आज भी पंजाब में लगभग सभी किसान सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन फसलों का सरकार एमएसपी तय करती है, जबकि हरित क्रांति में देश के दूसरे राज्यों के किसानों को एमएसपी का उस जमाने में भी उतना लाभ नहीं मिला था। इसलिए इन राज्यों के किसान वो फसलें भी उगाने लगे जो एमएसपी के दायरे में नहीं आती और इसलिए देश के इन किसानों के लिए एमएसपी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना पंजाब के किसानों के लिए है, क्योंकि बाकी के जो राज्य जो हैं वो हरित क्रांति में भी पीछे रह गए थे और पीछे रहने की वजह से उन्होंने दूसरी फसलें उगानी शुरू कर दी जो पहले ही एमएसपी के दायरे में नहीं है। यानी उन्होंने एमएसपी के बाहर की जो दुनिया है उसे पहले ही देखना शुरू कर दिया था। भारत के बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां फुल टाइम किसानों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। कर्नाटक में 86%, गुजरात में लगभग 62%, जबकि पंजाब में 60% किसान फुल टाइम खेती करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कर्नाटक और गुजरात के किसानों को पंजाब के किसानों की तरह एमएसपी के लिए आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा और इसका कारण यही है कि इन राज्यों के किसान एमएसपी वाली फसलों की व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। और दूसरा, इन राज्यों में बड़ी जोत के किसान उतने नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। पंजाब में बड़े बड़े जमींदार किसान ज्यादा हैं और इन्हीं किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, जबकि बाकी के राज्यों में अनुपात के हिसाब से इतने बड़े किसान वहां पर नहीं है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हों। यह कड़वा सच है कि आज अगर पंजाब की तरह उड़ीसा के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आकर आंदोलन करना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो गरीब किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें बहुत सारे किसानों के पास तो अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, जबकि पंजाब में ज्यादातर किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए वो महंगे ट्रैक्टर्स लेकर भी दिल्ली आ सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के जो राज्यों के किसान हैं उनके पास तो शायद ऐसे ट्रैक्टर ही नहीं होंगे कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आने के बारे में सोचे भी, शायद उन्हें पैदल आना पड़ेगा। पंजाब में प्रत्येक किसान परिवार की मासिक आय 26,701 रुपए है और हरियाणा में 22,841 रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में औसतन एक किसान परिवार की मासिक आय सिर्फ 5,112 रुपए है, बिहार में सिर्फ 7,542 रुपए,
झारखंड में तो और कम है, 4,895 रुपए केवल। और पश्चिम बंगाल में औसतन एक किसान परिवार की एक महीने की आय सिर्फ 6,762 रुपए है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के किसान बाकी के देश के किसानों की तुलना में ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए आज हमने अपने देश के किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी और सब्सिडी से ज्यादा अपनी फसलों की और अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश के किसानों ने ऐसा कर लिया तो उन्हें एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और यह क्या फॉर्मूला है यह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए किसानों को क्या करना चाहिए, आज हमारे पास उनके लिए एक सुझाव है। आपको भी यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चीन के बाद धान की सबसे ज्यादा फसल भारत में उगाई जाती है, नंबर 2 पर हैं हम पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद फसलों की, जमीन की प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे खराब है। मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो आज एक बार फिर से हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये दुनिया भर में हमने एक धान की पैदावार का एक प्रोडक्टिविटी चार्ट निकाला है आपके लिए। उत्पादकता पूरे दुनिया में क्या है, जो वैश्विक उत्पादकता का जो एवरेज है वो है 4.2, यानी 1 हेक्टेयर में 4.2 टन धान उगाई जाती है। ये पूरी दुनिया का औसत है, 4.2 टन धान 1 हेक्टेयर में। चीन सबसे आगे है, 6.5 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। उसके मुकाबले भारत सिर्फ 3.1 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। इंडोनेशिया के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, बांग्लादेश के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, और वियतनाम के किसान भी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में जो हिस्सेदारी है, चीन की 28.7% की हिस्सेदारी है, भारत की 19.5% की हिस्सेदारी है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर पूरे विश्व की जो औसतन प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर भी अगर हमारी हो जाए तो हमारा जो शेयर है पूरी दुनिया में, हिस्सेदारी जो है हमारी उत्पादकता में, कुल उत्पादन में, वो 19.5% से बढ़कर कहीं ज्यादा चीन के आसपास पहुंच सकती है। अगर हम अपनी जो 3.1 टन धान उगाते हैं जो हम 1 हेक्टेयर में, अगर इसे हम बाकी देशों की तरह बढ़ा लें तो हमारे देश के किसानों को एमएसपी की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सरकार से किसी समर्थन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान बार बार पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे किसान हरियाणा में कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। और आज पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, जिसमें कई आंदोलनकारी किसान घायल हो गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया और इसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर आज दिन भर तनाव बना रहा। हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए, जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ।
हरियाणा पुलिस के इन आरोपों पर किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने भी अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि ज्यादातर युवा किसान अनुभवी नहीं हैं, इसलिए वो जल्दी भड़क जाते हैं और ये हिंसा कई बार इसलिए भी होती है। ये जो घटनाएं घट रही है ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं और भड़काकर उनको वहां ले जाते हैं। और हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे होते हैं, भड़क जाते हैं। कोई अगर भड़काने वाला आ जाए तो उस बात को हमें थोड़ा ध्यान में हमें भी रखना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आए। और डल्लेवाल का एक नया बयान, ताजा बयान इस पूरी हिंसा को लेकर आया है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने इस पूरी हिंसा के लिए हरियाणा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। वो बयान भी, जो उनका ताजा बयान आया है, अब आप वो सुनिए। जो ये शेलिंग हो रही है, ये हमें थोड़ा, हम भी संयम बनाकर रखें, उनको मौका ना दिया जाए ताकि वो हमारे ऊपर किसी तरह का भी हमला कर पाए। कल हमने बड़े जोर से वो बात रखी वहां पे कि ये देखिए, ये मोर्टार के साथ किसानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो जो मोर्टार है वो आम साधारण हथियार नहीं है, वो दरवाजे तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इतना खतरनाक हथियार अगर हमारे किसानों के ऊपर आकर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया। कहीं से वो वीडियो ली है, पता नहीं कहीं से ली है, लेकिन उसको उभार रहे हैं कि ये देखिए, इनके लड़के हमें उकसा रहे हैं। मैं इधर से भी सभी हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ ना दें जिस तरीके से वो आपका नुकसान कर पाए। ये जो घटनाएं घट रही है ना, वो उधर से हम आकर इधर हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं और भड़काकर उनको वहां ले जाते हैं। और हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे होते हैं, भड़क जाते हैं। कोई अगर भड़काने वाला आ जाए तो उस बात को हमें थोड़ा ध्यान में हमें भी रखना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आए। और इस आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने ग्रामीण भारत के इलाकों में भी बंद का आह्वान किया था, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लोगों को भीषण ट्रैफिक जैम से संघर्ष करना पड़ा। और इस दौरान हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, परेशान हुए, जहां किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बस सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। ये तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रहा हूं। देखिए, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, गाजियाबाद, झज्जर, और सब जगह आपको इसी तरह का ट्रैफिक जैम, आज नहीं बल्कि कई दिनों से ऐसा ही ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। आम जो जनता है, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो जनता भी अब परेशान होने लगी है इन आंदोलनों से। और पंजाब के मोहाली में दिल्ली से आ रही 2 लड़कियों का प्रदर्शनकारी किसानों से आज एक झगड़ा हो गया, झड़प हो गई, बहस हो गई, क्योंकि ये लड़कियां किसानों के विरोध प्रदर्शन से इतनी नाराज थीं और उनसे पूछ रही थी कि क्या इस देश में सारे अधिकार किसानों के पास हैं और बाकी आम लोगों के कोई अधिकार नहीं है। हालांकि किसानों का आरोप है कि इन दोनों लड़कियों ने उनके साथ आपत्तिजनक भाषा और आपत्तिजनक व्यवहार किया और अपशब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 2 लड़कियां हैं, पंजाब से दिल्ली आ रही हैं, इनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके द्वारा, क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया था। अब ये लड़कियां किसानों से बहस कर रही हैं कि आपने हमारी गाड़ी को क्यों रोका। धक्का नहीं करना, कोई नहीं कर ही जान दो, कुछ हो लेने दो आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं कोई गल नहीं, हटा रहे हैं ना
मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, हम नहीं रोक सकते। आपने मुझे छुआ है गलत तरीके से। नहीं मजबूरी सावधी है, 12 बजे टाइम अभी बंद है तो बंद है। आपने इस 12 बजे का क्या करें? आप बताओ मुझे। नहीं काम तो सबको है, जो काम बेचारे लड़ रहे हैं मर रहे हैं उनको काम नहीं है। अब हमारे देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित हो सकता है और क्या इस देश में आम लोगों के कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई आंदोलनकारी लोग कहीं सड़क पर बैठकर या कहीं भी बैठकर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उनके आंदोलन करने के अधिकार एक दूसरे आम नागरिक के अधिकारों पर हावी हो जाएंगे? आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि इन राज्यों में ये जो लाखों करोड़ों लोग इस आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं, क्या उनके अपने कोई नागरिक अधिकार नहीं है? और अगर इनके अधिकार हैं तो क्या इस पर हमारे देश में बहस नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में विरोध प्रदर्शन के अधिकारों को असीमित माना जाता है, जबकि यह अधिकार असीमित नहीं है। और यह बात हमारा संविधान तो कहता ही है, बल्कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं। हम किसानों का ये जो आंदोलन है इसके भी खिलाफ नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध जताने का अधिकार है। अलग अलग माध्यम से लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना विरोध जता सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि किसानों की मांगे सही हैं या गलत, उस पर हमारी ये टिप्पणी नहीं है। हमारी टिप्पणी सिर्फ इस बात पर है कि हमारे देश में पूरे साल कोई ना कोई प्रदर्शन, कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई जुलूस, धरना, प्रदर्शन चलता रहता है और उसकी वजह से हमारे देश के ही लोग परेशान होते हैं। आपने देखा होगा हर महीने कोई ना कोई बंद का आह्वान हो जाता है, जिसमें बाजार बंद हो जाते हैं, बाकी सुविधाओं को बंद करने के लिए कह दिया जाता है। बसें नहीं चलेंगी, ट्रेन नहीं चलेंगी, ट्रेन की जो रेल की पटरी पर लोग बैठ जाते हैं, रेल नहीं चलने देंगे। ऐसे में जिन लोगों को रेल में सफर करना है, बस में सफर करना है, सड़क से सफर करना है, क्या उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं? हमारे देश में यह अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत लोगों को मिलता है, विरोध करने का अधिकार, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 19 में भी किया गया है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों से किसी दूसरे नागरिक के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उस स्थिति में विरोध प्रदर्शन की अभिव्यक्ति असीमित नहीं हो सकती। यानी यह नहीं हो सकता कि किसान के आंदोलन की वजह से देश के बाकी आम लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएं, उनका अपने काम पर जाने का अधिकार समाप्त हो जाए, उनका सड़कों पर निकलने का अधिकार समाप्त हो जाए, उनका इस देश में अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जाने आने का अधिकार समाप्त हो जाए, रोजी रोटी कमाने का अधिकार समाप्त हो जाए, परीक्षा देने का अधिकार समाप्त हो जाए, अस्पताल पहुंचने का अधिकार समाप्त हो जाए, अपने दफ्तर पहुंचने का अधिकार समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी हो यही रहा है और इसका एक कारण यह है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी, यानी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है। और इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस देश में किसानों के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लेकिन साथ ही आम लोगों के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये जो बैलेंस बनाने का काम है, ये कानून व्यवस्था का काम होता है, सरकार का काम होता है। लेकिन अभी हमारी सरकारें ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं, क्योंकि सरकारें जानती हैं सरकारों को कौन चलाता है। सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती हैं और ये पार्टियां जानती हैं कि हमें चुनाव लड़ना है और इन्हीं लोगों के वोट भी लेने हैं। फिर वो तोलती हैं कि इन दोनों में से किसका वोट का पलड़ा भारी है, और जिसका वोट का पलड़ा भारी होता है फिर वो सरकारें उसी के पक्ष में चली जाती हैं। अगर वोटों का पलड़ा भारी है, वोटों की आवश्यकता है, तो फिर सरकार जो आंदोलनकारी लोग हैं, चाहे वो कोई भी होंगे, फिर उनको छेड़ती नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि इससे वोटों का नुकसान होगा।
किसानों का यह आंदोलन प्रमुख रूप से एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसमें किसान ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को वर्ष 2006 में आई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत फसलों का एमएसपी बढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।